में चर्चा की शुरुआत आज हम आस्था और भक्ति की खबर के साथ करने वाले। दरअसल केदार घाटी में भक्तों की बहार छाई हुई है। मौसम अब खुलने लगा है और दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। यूं तो जब से कपाट खुले हैं तभी से मौसम सख्त बना हुआ है, लेकिन भक्तों की गर्मजोशी के आगे मौसम की बेरुखी भी बेअसर साबित हुई है। पिछले 15 दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। अब धीरे धीरे मौसम सामान्य होने लग गया है। केदार घाटी में बम बम भोले की गूंज है। आस्था और भक्ति का मेला लगा हुआ है। गुड न्यूज ये है कि पिछले 2 दिन से यहाँ मौसम साफ है और श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा हुआ है। हालांकि कपाट खुलने के बाद से ही मौसम आंख मिचौली खिलता रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह मौसम पर भारी पड़ता रहा। यही वजह है कि पिछले 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। फिलहाल धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन हो पा रहे हैं। दरअसल सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन कराए जाने के पीछे की वजह श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ बताई जा रही है। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह से भेजकर दर्शन कराने में ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब मौसम खुल गया है और धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लिहाजा आने वाले वक्त में केदार घाटी की रौनक और बढ़ने वाली है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। हालांकि पिछले साल के मुताबिक इस साल अब तक बद्री विशाल के दर पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी है, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम अनुकूल हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं की बहार फिर से छाने लगी है। अनुमान है कि 15 मई के बाद रजिस्ट्रेशन फिर से खुलने पर तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और आस्था के मेले का रंग और चटक होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केदारनाथ में तो मौसम धीरे धीरे सामान्य हो ही रहा है, लेकिन मौसम की आंख मिचौली के बीच 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हालांकि अभी भक्तों की संख्या पहले के मुकाबले कम है, लेकिन आने वाले वक्त में इसके बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार पूरी तरह इस काम में लगी हुई है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, नई पहल करते हुए स्थानीय प्रशासन ने हेलीकॉप्टर यात्रियों के खास व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचने पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो रही थी, जिसको लेकर अब निवारण करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास है, उमंग है और उत्साह है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त कोई भी मुश्किल को पार करने का साहस दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार भी पूरी गर्मजोशी के साथ जुटी है। वो तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रख रही है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के चारों धाम की यात्रा सकुशल पूरा कर लें। जो तीर्थयात्री 4 धाम और केदारनाथ धाम की यात्रा करके लौटे हैं, वो तो बस तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे। अब वहाँ जाके आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है, वो बात सही है, वो हमने सबने महसूस किया है। वहाँ केदारनाथ का दूसरा नाम स्वर्ग है, वो बात सच है। वहाँ बारिश भी हुई थी, स्नोफॉल भी हुआ था, लेकिन सब मुसीबत का सामना करके हम दर्शन करने पहुँच गए, दर्शन कर भी। घोड़े पे गए थे तब अच्छा लगा, पर वापिस आ रहे थे तब हमने इतने सारे पिक्चर्स लिए और लाइक नेचर को हमने अच्छे से फील किया और ऑब्जर्वेशन का ज्यादा टाइम मिला, तो बहुत मजा आया। 4 धाम यात्रा पर सुविधाओं के लिए जहां पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ पहुंचने के लिए तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस समय केदारनाथ धाम के लिए 9 हेली सुविधाएं गुप्तकाशी, फाटा और सेरसी से अपनी सेवाएं दे रही हैं।
लेकिन जब स्थानीय प्रशासन को खबर मिली कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचने पर लोगों की तबीयत खराब हो रही है, तब ये फैसला लिया गया है कि हेलीकॉप्टर पर सवार होने से पहले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हेलीपैड्स पर भी ये मांग आई थी कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो एकदम सीधे ही केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, तो कम समय में पहुंचने पर उनकी भी तबीयत खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो केदारनाथ जाने वाले जितने भी हमारे हेलीपैड्स हैं, 8 से 9 हेलीपैड जहाँ से भी हमारे हेली चलते हैं, वहाँ पर भी हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनको ट्रीटमेंट भी देंगे। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक 11 स्थानों पर कियोस्क सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यात्रियों की प्रारंभिक जांच के साथ ही उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन की मात्रा और पल्स रेट की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और हर यात्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर डेटा बैंक भी बनाया जाएगा, ताकि अगर किसी यात्री की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो इलाज में उनका इस्तेमाल हो सके। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने जा रहे हैं। जैसे जैसे शुभ समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है। रास्तों पर जमी बर्फ को हटाकर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। सेना और स्थानीय प्रशासन पूरे जतन के साथ लगे हुए हैं। इसके अलावा भी कई सुविधाओं को बहाल किया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड में इस साल 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है। चमोली गढ़वाल में बसे सिखों के इस पवित्र स्थल पर और आसपास मानो बर्फ का साम्राज्य है। रास्ते को खोलने के लिए सेना और सेवादारों ने कवायद शुरू कर दी है। यहाँ चलने लायक रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस वक्त गुरुद्वारा और पास का सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका है। फिलहाल तो बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में जहां हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 16 से 18 फीट बर्फ के आगोश में है, वहीं 4 किलोमीटर के रास्ते पर ग्लेशियर देखे जा सकते हैं। इसी हालात को दुरुस्त करने के लिए सेना के जवान और सेवादार रात दिन एक कर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने की कोशिशों में लगे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ का पल पल बदलता मौसम इस अभियान में आड़े आ रहा है। बावजूद इसके हेमकुंड साहिब यात्रा को शुरू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। सेना के जवान हैं, उनके द्वारा निरंतर बर्फ हटाकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। साथ ही विद्युतीकरण का कार्य भी कल से वहां पर प्रारंभ हो गया है। कुछ ही दिनों में दोनों ही क्षेत्र भ्युंडार और घांगरिया में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा और गर्म पानी के लिए वाटर एटीएम और घोड़ों के लिए जो शेल्टर्स है उसके बनने का भी कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही पिछले वर्ष जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, उस मार्ग के दुरुस्तीकरण का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। करीब 15,210 फीट की ऊंचाई पर बसे हेमकुंड साहिब क्षेत्र में ऑक्सीजन की भारी कमी रहती है। साल भर के 8 महीने तो ये इलाका बर्फ से लकदक रहता है। ऐसे में मई जून के दौरान तापमान माइनस में रहने से आप यहाँ की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए, ऐसे माहौल में हमारे जवान और सेवादार इस वक्त जहां बर्फ से घिरे हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रहे हैं, वहीं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को भी माकूल बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला की डोली यात्रा बागेश्वर पहुंच गई है। हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और 30 मई को गंगा दशहरा के मौके पर इस यात्रा का समापन होगा। तो वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना के बाद यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब तकरीबन 1 महीने की यात्रा के दौरान ये देव डोली उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का सैलाब, भक्ति रस में डूबी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा विश्वनाथ, मां जगदीशिला के जयकारों से गूंज उठी बाबा बागनाथ की धरती। ढोल ताशे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा बागेश्वर पहुंची। वही बागेश्वर जिसे देवताओं का घर कहा जाता है, वही बागेश्वर जहां से आगे बढ़ने को कभी मां सरयू ने मना कर दिया था। अब उसी बागेश्वर में भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा पूरे धूमधाम से पहुंची है। भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली का ये कारवां
जिसका शुभारंभ हरिद्वार में हर की पैड़ी से हुआ था, वो पूरे विधि विधान से आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंच गया। बताया जाता है कि इस डोली यात्रा की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। तब से हर साल धूमधाम से ये यात्रा करीब 10,500 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से गुजरती है। पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों का भ्रमण करने के बाद 10,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस वर्ष यात्रा जो है वो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार बाबा और बद्रीनाथ जी के धाम जा रही है और उसके बाद बिसोन पर्वत जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, हिंदाव 11वां पट्टी में, वहां पर यात्रा का विसर्जन होगा। विश्वनाथ मां जगदीशिला यानी शिव और शक्ति का रूप इस यात्रा का मकसद विश्व शांति की कामना और देव संस्कृतियों को जिंदा रखना है। चारों धाम के दर्शन के बाद ये यात्रा 30 मई को गंगा दशहरा के मौके पर वापस बिशोन पर्वत नीलछाड़ा में मौजूद भगवान विश्वनाथ मां जगदीशिला तीर्थ धाम पर जाकर समाप्त होगी। जगदीश शर्मा, बागेश्वर, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज भले ही थोड़ा नरम हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें कि मौसम पल पल रंग बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी ने यहां की आबो हवा को खुशनुमा बना दिया है। पहाड़ी इलाकों के वातावरण में रंगत घुल गई है। शिमला समेत कई पर्यटक स्थल ऐसे जहां पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई और मौसम विभाग के मुताबिक मई के दौरान 36 साल का सबसे कम तापमान यहां रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मई के महीने में पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही। लगातार बारिश से तापमान गिरा है। जाहिर है इन दिनों जहां चिलचिलाती गर्मी होनी चाहिए थी, वहीं मौसम के इस बदले बदले से मिजाज ने शिमला आने वाले सैलानियों के चेहरे खिला दिए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मई के पहले हफ्ते में पूरे सूबे में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया। बता दें कि साल 1987 के बाद साल 2023 के मई महीने में सामान्य से कम तापमान दर्ज हुआ। यहाँ पूरे प्रदेश में ही एवरेज देखिए, अभी जो फर्स्ट वीक था हमारा मई का, तो एवरेज 4-6 डिग्री पूरे प्रदेश में तापमान कम दर्ज किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति देखिए वर्ष 1987 में दर्ज की गई थी, जब पूरे प्रदेश में जैसे हमारे पास स्टेशन जो शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, पालमपुर, ऊना के जो टेम्परेचर हमने कंपेयर किए तो इसी रेंज में थे जो अभी हम इस वर्ष जो मई में दर्ज किए। तो ऐसी स्थिति 1987 में थी जब तापमान मतलब सामान्य से कम चल रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में शिमला, किन्नौर और चंबा के कुछ एक स्थानों में हल्की बारिश हुई है। हालांकि 12 मई तक टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो 12 मई देर रात से एक पश्चिमी विक्षोभ पूरे राज्य में सक्रिय होगा, जिस वजह से मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ भागों में बर्फबारी होने के आसार हैं। फिलहाल तो मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 12 मई तक मौसम साफ बना रहेगा। 3 दिन तो मौसम साफ रहेगा 12 तारीख तक। फिर 12 तारीख की लेट नाइट से एक WD अप्रोच करेगा। तो इसके चलते जैसे मैंने बताया कि जो हमारे मीडियम तो हाई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। साथ ही लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में हाई रिजीज में स्नोफॉल हो सकती है। जो मिडिल और बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जो मिडिल्स के, वहाँ पे बारिश हो सकती है लाइट टू मॉडरेट। और इसके चलते देखिए 13 और 14 तारीख को जैसे WD अप्रोच करेगा, क्योंकि तापमान अब वैल्यू राइज करेंगे तो इसके चलते जो एक्टिविटी है लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी भी विटनेस करेंगे हम मिडिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में, और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म होने की संभावना भी है इसी दौरान। बता दें कि शिमला में 36 सालों बाद मई महीने में सामान्य से कम तापमान दर्ज हुआ। इसके पीछे वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही, जिसके चलते मई में कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। और फिलहाल तो मौसम की इस बदली चाल में सैलानियों की आवाजाही जरूर बढ़ा दी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, वो भी तब जब पोखरण परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई वाली सरकार ने किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने 11 मई को टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाने का फैसला किया।
देश के होनहारों, खासकर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कुछ अलग करने वालों से पीएम के संवाद की ये तस्वीरें हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी यहां मौजूद छात्रों और इनोवेशन को समझते हुए नजर आए, जो देश और दुनिया में बदलाव का प्रतीक बन रहे हैं। हमने आज ये प्रोडक्ट प्रेजेंट किया है। ये प्रोडक्ट का नाम ड्रेव है और ये एक एआई बेस्ड डिवाइस है जो ड्राइवर्स को अलर्ट करता है। इस प्रोडक्ट को हम कार के डैशबोर्ड पे रखते हैं और जब ये प्रोडक्ट आगे के रोड को डिटेक्ट करता है तो अगर कोई कर्व है जो बहुत डेंजरस है तो ये ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। बड़ी बात यह है कि इस बार का थीम स्कूल टू स्टार्टअप रखा गया है। जाहिर है स्कूल में बनने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो भारत के भविष्य की कारोबारी जरूरतों की बुनियाद होंगे। इस थीम का असर यहाँ देश भर से आए साइंस प्रोजेक्ट्स में दिखता भी है, जिसे छात्रों ने खुद डिजाइन किया है। हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को लेकर अटल दिव्यांग रथ को बनाया है। जो अटल दिव्यांग रथ है इसमें स्टूडेंट बैठकर पढ़ाई कर सकता है, इसे वह मैनुअली कंट्रोल भी कर सकता है। हमने इसमें एक स्लाइडर लगाया है जो कि वह खुद से कंट्रोल कर सकता है और अपशिष्ट अपघटन के लिए हमने एक नीचे 6 लेयर बायो टैंक लगाया है जो जिसके अंदर कैजो नाम का बैक्टीरिया है जो कि मल को खाकर 24 घंटे में उसे पानी में कन्वर्ट कर देगा और उस पानी का उपयोग हम फ्लशिंग में करेंगे। साथ ही साथ उस पानी का उपयोग हम पौधों में डालने के लिए भी करेंगे जिससे उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। हमने इसमें पर्दे का भी उपयोग किया है जिससे हम कुर्सी को ढक सकते हैं और हमने इसमें 141 लोगों पे टेस्ट भी किया है और 200 लोगों में हमने सर्वे किया है जिससे हम यह पता चला कि स्टूडेंट के साथ उनके माता पिता भी इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर रहे हैं। के साथ आइए एक बार फिर अभिनंदन करें अति सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिक परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के 25वें वर्ष के समारोह के प्रारंभ का प्रतीक होगा, जो 11 से 14 मई तक आयोजित होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से संबंधित 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गूगल के एआई बेस्ड चैटबॉट की। गूगल ने अपने एआई बेस्ड चैटबॉट का ऐलान कर दिया है। गूगल बार्ड वैसे तो इस साल फरवरी में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन वो अब तक सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में ही उपलब्ध है। हालांकि अब इसे भारत समेत 180 देशों में उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगी। इसके लिए आपको कोई लिंक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि गूगल बार्ड से आप सीधे सवाल का जवाब हासिल कर पाएंगे। आप कुछ भी काम में गूगल बार्ड की मदद से कर सकते हैं। आपके लिए निबंध लिखने से लेकर ऐप बनाने में वो आपकी मदद करेगा। गूगल ने इसे तैयार करने के लिए लैंग्वेज मॉडल पाम 2 प्रयोग किया है। गणित के उलझे सवालों को बार्ड पल भर में सुलझा देगा, साथ ही रीजनिंग के सवालों का जवाब दे सकेगा। गूगल बार्ड को ज्यादा विजुअल फ्रेंडली बनाया गया है, मतलब बार्ड से अच्छे विजुअल्स बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको बार्ड को बताना होगा कि आपको किस तरह के विजुअल्स चाहिए। गूगल ने बताया कि उनकी ये सर्विस 3 भाषाओं में उपलब्ध होगी और जल्द ही इसमें दूसरे भाषाओं का सपोर्ट जोड़ा जाएगा। इसे आप इंग्लिश, जापानी और कोरियन भाषा में यूज कर पाएंगे। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट बिंग को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड को सर्च, फोटोज, लेंस, मैप्स और दूसरे टूल्स के साथ भी जोड़ा है। महाकाल में अपने माता पिता को खो चुके हैं ऐसे बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए यूपी में खास स्कूल खोला गया है, जिससे अब इन बच्चों की स्कूली शिक्षा पर कोई असर नहीं होगा।
जी हाँ, यही नहीं, इन स्कूलों में उत्तर प्रदेश के श्रमिक भी अब अपने बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा दिला पाएंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश के वो खास स्कूल जो शिक्षा की रोशनी से वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य संवारेंगे। लखनऊ के सिथौली कला में ये भव्य कैंपस उन बच्चों के लिए है जिनके लिए स्कूली शिक्षा पूरी करना भी किसी सपने से कम नहीं। श्रमिकों के बच्चे अक्सर पैसे और संसाधनों के अभाव में स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं और कई बच्चे तो मजदूरी भी करने लगते हैं। अटल आवासीय विद्यालय में ऐसे बच्चों के साथ उन बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या उनमें से किसी एक को खो दिया। इसमें जो अटल आवासीय विद्यालय है, इसमें सारे बच्चे यहाँ पर ही रह करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। कक्षा 6 में इनके एडमिशन होंगे और उन श्रमिकों के बच्चों के एडमिशन होंगे जो 3 साल पहले जिनके ई श्रमिक बने हुए हैं और जिनके बच्चे 10 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अभी आवेदन कर सकते हैं। यूपी में बन रहे ऐसे 18 अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत इसी साल जुलाई से शुरू हो जाएगी। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर इनमें पढ़ाई होगी। अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों को हॉस्टल से लेकर सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि अटल आवासीय विद्यालय यूपी के सभी 18 मंडल में खोले जा रहे हैं। इनमें उन श्रमिकों के बच्चों का एडमिशन होगा जिनका ई श्रमिक कार्ड 3 साल पहले बना हो। इनमें उन बच्चों का भी एडमिशन होगा जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या उनमें से किसी एक को खो दिया है। अटल आवासीय विद्यालय 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक है। कक्षा 6 में 10 से 13 साल की आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध होगा। एडमिशन के लिए अप्लाई ऑफलाइन 27 मई तक किया जा सकता है। सभी अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा से छात्रों का चयन होगा। अटल आवासीय विद्यालयों को डिजाइन करते समय इस बात का ख्याल रखा गया है कि कैंपस में ही सारी सुविधाएं मौजूद हों। अटल आवासीय विद्यालयों में जहां छात्र छात्राओं को हर सुविधा देने की तैयारी है, वहीं इसका सारा खर्च यूपी सरकार उठाएगी। यूपी में अपनी तरह के इस अलग प्रयोग को भविष्य में एक मॉडल के तौर पर भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें इस तरह की सुविधाएं श्रमिकों के बच्चों को मिलेंगी और कोरोना काल ने जिनके माता पिता को छीन लिया, उन वंचितों के लिए, उन बच्चों के लिए भी होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। हम सभी जानते हैं कि कुछ अगर कर गुजरने की जिद हो, चाहत हो, तो मुश्किलों में भी रास्ता निकाला जा सकता है। हरियाणा के एक युवक ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। इस युवक ने कोरोना काल में मिले समय का इस्तेमाल किया और बन गया डांस की दुनिया का बादशाह। जी हाँ, गौतम ने खाली मिले समय में डांस की दुनिया में नाम कमाने के लिए जमकर प्रैक्टिस की और अब उस तपस्या का फल उसे मिला है। ये पेरिस में होने वाली बी बॉइंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। देखिए, ये है भारत का बी बॉइंग चैंपियन। नाम है गौतम। गौतम को लोग प्यार से बी बॉय गिन्नी भी कहते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले इस नौजवान पर डांस का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। इस जुनून का ही नतीजा है कि कोरोना काल में भी गौतम ने जी तोड़ मेहनत जारी रखी। गौतम की मेहनत रंग लाई और इस साल वो भारत का बी बॉइंग चैंपियन बना। मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता में गौतम ने रेड बुल BC1 साइफर का खिताब जीता। लॉकडाउन हुआ कुछ टाइम बाद, फिर लॉकडाउन में मैंने बहुत मेहनत की, तो फिर उसके बाद अगले साल मैं रेड बुल में परफॉर्म करने गया मुंबई, सेमीफाइनल में बाहर हो गया और इस साल मैं जीत गया। आगे अब मैं अक्टूबर में पेरिस जा रहा हूँ, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। भारत में अपनी धाक जमाने के बाद गौतम फ्रांस में जाकर परफॉर्म करने वाले हैं। पेरिस में होने वाले वर्ल्ड फाइनल्स में गौतम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि बी बॉइंग या बी गर्लिंग ब्रेक डांस की एक शैली है जो तेज कलाबाजी और जिम्नास्टिक के लिए जानी जाती है।
पहले बड़े शहरों में ही ये डांस फॉर्मेट लोकप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे छोटे शहरों के युवा भी इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले 19 साल के गौतम ने अपनी मेहनत और लगन के बूते इस डांस फॉर्मेट में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी इस कामयाबी से परिवार में खुशी की लहर है। इन्हीं को बचपन से ही मतलब बहुत लगन थी इस डांस की, और बहुत ही लगन थी कि भाई मैं पढ़ाई के साथ साथ करता रहूंगा, आप मुझे हटाओ मत। नहीं, कभी नहीं सोचा था जी कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, आने वाले टाइम में और भी अच्छा करेगा तो और रोशन होगा, अपना घर का भी परिवार का भी करेगा, सब कुछ करेगा। 14-15 साल की उम्र से ही डांस करने लग गया था ये, तो हमें बड़ी खुशी है। एक डांस करता था लेकिन ये कभी फर्स्ट आता था, और जो छोटी जो डांस में था उसमें कभी फर्स्ट कभी सेकंड ऐसे आता रहता था। लेकिन इसकी जिद थी कि भी मैंने डांस करना है, इसका जुनून था कि काम करना ही करना है, डांस के वहाँ तक पहुँचना ही है, तो ये पहुँचा। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि ये पेरिस जाए, पेरिस जाकर भी जीत कर आए वहाँ से। गौतम के पिता प्रिंटिंग प्रेस की दुकान चलाते हैं। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी गौतम के हौसले आसमान पर हैं। नवंबर में पेरिस में होने वाले वर्ल्ड फाइनल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले गौतम उत्साहित हैं। खास बात ये भी है कि ब्रेक डांस अब ओलंपिक में भी शामिल हो चुका है, तो ऐसे में गौतम की नजर ओलंपिक पर भी है। ये ब्रेक डांस ओलंपिक्स में भी आ गया है, तो मैं चाहता हूँ 2024 तक इसको रिप्रेजेंट करूँ इंडिया बाहर जाकर। गौतम ओलंपिक में हिस्सा लेकर भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं और इसकी तैयारी अभी से उन्होंने शुरू भी कर दी है। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहते हैं कि हर मुश्किल से निपटना आसान होगा, और फरमाइएगा कि हर मुश्किल से निपटना आसान होगा अगर साथ दोस्तों का होगा। जैसे हमारे दोस्त हैं, आप लोग हो या नहीं साथ? सारे के सारे सारे के सारे। तो दोस्त जरूरी है हर पल के लिए। बिल्कुल, जैसे हम सब और हम आप, ये दोस्ती कायम रखेंगे। जी अदिति, मैंने तो रखी है लंच टाइम से लेकर चाय तक, और फिर आईपीएल तक, उसके बाद भी रख सकते हैं। देखिए, चाय और चाय वाले रिश्तों को और गहरा करेंगे हम कल, लेकिन फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। वो कहते हैं ना कि रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो होता है सच्चा दोस्त। तो दोस्ती निभाने के लिए कल चाय साथ मिलती है।